लेक्चर 42 आखिर खुद को उसे देखने से कैसे रोक पाऊं। अश्वथ फोन पर तुरंत साहू से बोला, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकता हूं। फोन पर साहू बोला, अकेला तू नहीं बल्कि मृणाली भी, उनकी आखिरी इच्छा है यार, अब इतना भी बेदिल ना बन, चल मेरे साथ। अश्वथ सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कुछ सोचते हुए उसने हामी भर दी, ठीक है हम आज ही निकल रहे हैं, कहकर अश्वथ ने फोन रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ साहू और लैला ने एक दूसरे को खुशी के मारे ताली दी और साहू बोला, क्या बात है, काम कर गया आइडिया, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। अरे इन मामलों में सब मान जाते हैं यार, तू खाली पीली का डरता था। लैला आराम से टांगे पसारते हुए बिस्तर पर बैठ गई तो वहीं साहू किसी सोच में पड़ गया। इधर साहू से बात कर अश्वथ ने मृणाली से कहा, हमें अभी निकलना होगा। क्या, कहाँ? मृणाली हैरान होते हुए बोली, कश्मीर। अश्वथ ने कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। बोलते हुए अश्वथ एक बार फिर किसी को फोन लगाने लगा। वहीं मृणाली ने भी पलटकर कोई सवाल जवाब नहीं किया और अलमारी से जरूरी कपड़े निकालने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए अश्वथ को कश्मीर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। कुछ समय बाद साहू इस वक्त लैला के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद था और अश्वथ और मृणाली के इंतजार में था। उसका ये इंतजार खत्म हुआ जब वो दोनों आते हुए उन्हें दिखाई दिए। तभी साहू लैला से बोला, ज्यादा मुंह मत चलाना, अगर अश्वथ को जरा भी भनक लगी हमारे झूठ की तो हम दोनों कश्मीर की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। मेरी चिंता ना कर, मैं वैसे भी हीरोइन बनने आई थी बॉम्बे में, इसलिए एक्टिंग में तो जरा भी कमी नहीं मिलेगी तुझे, लैला अपनी बड़ाई झाड़ते हुए बोली। इतने में अश्वथ और मृणाली उनके सामने आ खड़े हुए। अश्वथ लैला को देख हैरान रह गया। उसने साहू से सीधे सवाल किया, कौन है ये? साहू पहले सकपका गया पर फिर खुद को समझाकर जवाब दिया, वो ये मेरी दोस्त है। अश्वथ, ये दोस्त कहाँ से आ गई? आए नहीं, पहले से थी, लैला बीच में ही मुस्कुराते हुए बोली। अश्वथ सवालिया नजरों से उस देखने लगा तो साहू ने बातें संभालते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मान लिया, पर ये यहाँ क्या कर रही है? अश्वथ के भाव एकदम सख्त थे, हमेशा की तरह। ये भी कश्मीर जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ले चलूं, साहू बोला। अश्वथ ने एक नज़र साहू को देखा और फिर लैला को जो कब से उसे देखे जा रही थी मानो उसके रूप पर मोहित हो गई हो। उसे अश्वथ को यूं देखता पाकर मृणाली झट से आगे आए और तुरंत अश्वथ की कलाई को थाम लिया। उसकी इस हरकत पर अश्वथ कुछ पल के लिए उस देखता रह गया, पर फिर सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मृणाली को यूं ही अपना हाथ थामे रहने दिया और साहू से बोला, जल्दी चल, देर हो रही है, कहकर वो आगे बढ़ गया। जिसका हाथ थामे मृणाली भी पीछे पीछे चल दी, पर उससे पहले एक तीखी नज़र उसने लैला पर डाली और चली गई अश्वथ के पीछे। उन दोनों को जाता देख साहू तुरंत लैला को घूरने लगा जो अब भी जाते हुए अश्वथ को ताड़ने में लगी थी। अश्वथ ने इस समय काली रंग की कमीज के साथ गहरे नीले रंग का जीन्स पहना था और इन सबसे परे उसका वो अलग सा रुतबा जो हर बार सबसे ताकतवर सा जान पड़ता था। उनके जाते ही साहू ने तुरंत लैला की गर्दन अपनी ओर घुमाई और उसकी आंखों में घूर कर बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू यहाँ घर बसाने की जगह फोड़ने आई है? लैला हैरानी से, ऐसा काय को कहता तू? साहू गुस्साते हुए, मैं ऐसा इसलिए कहता क्योंकि तूने देखा नहीं मृणाली तुझे कैसे घूर रही थी। लैला इतराते हुए, तो मैं इतनी सुंदर है इसलिए सब घूरेगी ही ना। साहू, शुटुप, अश्वथ को ऐसे ताड़ना बंद कर और जिस काम के लिए चल रही है मेरे साथ चुपचाप उसी पर गौर फरमा। लैला अश्वथ के बारे में सोचने लगी। पहली ही नज़र में लट्टू जो हो गई थी वो उस पर। साहू को उस पर गुस्सा आने लगा, अब चलेगी भी कि यही उसके बारे में सोचती रहेगी। लैला अश्वथ में ख्यालों में खोई सी बोली, हाँ हाँ चल ना। साहू ने अपना सिर हिलाया और आगे चल दिया। पीछे लैला भी दांत फाड़ते हुए उनके साथ जाने लगी। टिकट्स चेक कराकर चारों फ्लाइट में बैठे। मृणाली ने नारंगी रंग की सादा सी साड़ी पहनी थी जिसमें वो हमेशा की तरह कमाल लग रही थी, तो वही लैला ने ब्लू कलर की मिडी। फ्लाइट में आकर अश्वथ और मृणाली एक सीट पर आ बैठे जिनके बगल वाली बची हुई सीट खाली रह गई, जिसे देख लैला तुरंत मौका पाकर अश्वथ के बगल में जा बैठी। सीट 3 थी तो अश्वथ बीच में था और मृणाली विंडो सीट पर, जो कि लैला को अश्वथ के बगल में बैठते देख खौल उठी। तो वही साहू ने भी अपना सिर पीट लिया और तुरंत हालातों को संभालते हुए लैला को उस सीट से उठाकर बोला, हमारी सीट पीछे वाली है लीला, पीछे चलो।
वो लैला को लीला जानबूझकर बोला और जबरदस्ती दांत फाड़ते हुए उसे खींचकर पीछे ले गया और उसे धम्म से उस सीट पर गिराकर उसके बगल में बैठते हुए गुस्से में मगर दबी जुबान में बोला, अगली बार अगर तू मुझे अश्वत्थ के आसपास मंडराते हुए दिखाई दी तो जान ले लूंगा तेरी। लैला भी भड़क गई, चुप कर, कितना हैंडसम है वो, आखिर खुद को उसे देखने से कैसे रोक पाऊं? अगर नहीं रोका तो मैं इस फ्लाइट को रोककर तुझे प्लेन से निकाल के नीचे फेंक दूंगा। साहू गुस्से में चिल्लाया तो लैला मुंह हेंट कर बैठ गई। च 43 सदन किस कश्मीर। अश्वत्थ यहाँ आ चुका था, उसके दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं था, वो बस जल्द से अपना काम निपटाकर यहाँ से जाना चाहता था। सभी लोग एक होटल में ठहरे थे, लैला और साहू 2 अलग अलग कमरों में और अश्वत्थ मरनाली एक कमरे में ठहरे थे। इस वक्त अश्वत्थ बाथरूम में शावर के नीचे था तो वहीं मरनाली बाहर अलमारी में कपड़े लगा रही थी। उसके दिमाग में इस समय कई बातें चल रही थीं और इस बार उसने ठान लिया था कि जिस बारे में वो सोच रही है इसकी बात को वो अश्वत्थ से करके ही रहेगी। कुछ समय बाद अश्वत्थ नहाकर बाहर निकला, जिसने इस वक्त कमर पर टॉवल लपेट रखी थी जिस कारण उसका गठीला बदन स्पष्ट दिख रहा था। मरनाली ने एक नज़र उसे देखा और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसने इस समय पर्पल रंग की फुल लेंथ मैक्सी पहनी थी जो कि अश्वत्थ ने ही उसके लिए मंगवाई थी। आज काफ़ी समय बाद उसने कुछ ऐसा पहना था जिसे पहनने के बाद वो वाकई बहुत सुकून भरा महसूस कर रही थी, वरना इतने दिनों से साड़ी पहन कर ऊब चुकी थी वो। बाहर आकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई तो वही अश्वत्थ ब्लैक लोअर में शर्टलेस बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। दोनों के बीच बातें लगभग बंद हो चुकी थी और ये चीज़ मरनाली को हद से ज़्यादा खल रही थी। वो शीशे के द्वारा बेड पर बैठे अश्वत्थ को देखने लगी। आज उसके पास बेहद खास वजह थी अश्वत्थ से बात करने की, इसलिए आज शायद ये खामोशी हर हालत में टूटनी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अश्वत्थ से सवाल किया, मुझे पटना जाने के बाद कोर्ट फिर से ज्वाइन करना है। मरनाली की बात का उसे पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। अश्वत्थ अब भी अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए बैठा था, मानो उसने कुछ ना सुना हो। मरनाली को जरा भी अजीब नहीं लगा उसका व्यवहार, क्योंकि आदत सी पड़ चुकी थी उसे इन सब की। तुम भले ही मेरी बात का कोई जवाब ना दो अश्वत्थ, पर मैं अपने प्रोफेशन के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी, कभी भी नहीं। मरनाली ने अपनी बात खत्म की और एक बार फिर खामोशी फैली रही। अब उसने एक गहरी सांस ली और उठकर सीधे बिस्तर पर जाकर उसने अश्वत्थ के हाथ से लैपटॉप ले लिया। ना जाने कहाँ से आ गई थी उसमें आज इतनी हिम्मत। अश्वत्थ ने एक नज़र उस लैपटॉप पर डाली और फिर मरनाली पर। उसके भाव देख समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो वहीं मरनाली ने इस बार अपने डर को दरकिनार कर अश्वत्थ से पूछ ही डाला, आखिर क्यों कर रहे ऐसा बर्ताव? कब तक मुझसे बात नहीं करोगे तुम? हाँ। अश्वत्थ अब भी खामोश बैठा था और एकटक मरनाली के गुस्से से धधकते चेहरे को देखे जा रहा था। उसे खुद को घूरता पाकर मरनाली ने वो लैपटॉप गुस्से में टेबल पर पटक दिया और एक बार फिर अश्वत्थ की ओर घूरते हुए बोली, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार अपनी मनमानी करो। हद होती है हर चीज़ की अश्वत्थ। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझ पर अपना गुस्सा उतारो, डांटो मुझे और मन करे तो मार तक डालो, पर इस तरह की घुटन भरी जिंदगी से मुझे रिहा कर दो। थक चुकी हूँ मैं तुम्हें समझते और खुद को झूठा दिलासा देते हुए कि एक दिन अपनी सारी रंजिशें भूलकर अपने दिल के हर पन्ने को खोल दोगे तुम, पर नहीं, तुम हर दिन एक ऐसी बड़ी ही किताब बनते जा रहे हो मेरे लिए जिसे मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि तुम ऐसा नहीं होने देना चाहते। एक सांस में मरनाली आज क्या क्या बोल गई थी, इस बात का अंदाजा शायद खुद उसे खुद नहीं था, पर आज वो खुद को रोक ना पाए। बहुत दिनों से उसके में ये भड़ास भरी थी जिन्हें आज पूरी तरह से उसने अश्वत्थ के सामने रख दिया बिना अंजाम की परवाह किए। वाकई थक चुकी थी वो अश्वत्थ के बर्ताव पर। वो 2 कदम उसके करीब जाने के लिए बढ़ाती थी तो अश्वत्थ 4 कदम उससे दूर हो जाता था। इतनी लंबी बात एक सांस में कहने के कारण वो अब अश्वत्थ को घूरते हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना आज तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अश्वत्थ ने खींचकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया था, जिस कारण मरनाली की आंखें हैरत में फटी रह गईं। वो फिर से कुछ बोलने को हुई कि इतने में अश्वत्थ ने अपनी उंगली उसके होंठों पर टिका दी और आहिस्ता से उसे शांत करते हुए बोला, शश शश शश, गला सूख गया होगा ना, काफी वक्त बाद इतना बोली हो। कहकर अश्वत्थ ने बेड के किनारे रखी मेज से पानी का ग्लास उठाया और मरनाली के होंठों से लगाते हुए कहा, लो पियो इसे। मरनाली की हैरानी का अब भी ठिकाना ना रहा। आखिर कभी कभी अश्वत्थ को ये हो क्या जाता, कभी अचानक से पत्थर के समान इतना कठोर व्यवहार तो कभी फूल के समान इतना नर्म बर्ताव।
और ये सब अब मरनाली की हद से बाहर हो चुका था। उसने गुस्से में वो ग्लास झटक कर जमीन पर फेंक दिया और अश्वत्थ की गोद से उठकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो अश्वत्थ, थक चुकी हूं मैं तुम्हारे इन हर दिन बदलते बर्तावों से। तुम तय क्यों नहीं कर लेते कि आखिर तुम्हें मुझे कैसे रखना है? क्योंकि डर जाती हूं अब मैं तुम्हारा प्यार देख कि कहीं कल को फिर से तुमने मुझसे मुंह फेर लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांति से बैठा उसके गुस्से में धधकते चेहरे को देखे जा रहा था, जिससे बेशक मरनाली चिढ़ उठी। कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर कब? इससे आगे वो कुछ ना कह सकी क्योंकि अश्वत्थ ने खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया, पर इस बार खुद की बाहों से आज़ाद ना होने दिया। अश्वत्थ ने मरनाली को खुद के नीचे दबोच लिया और खुद अपने आधे शरीर का भार उसके ऊपर डाल दिया। अश्वत्थ पूरी तरह से मरनाली पर झुका था। मरनाली एक बार फिर कुछ बोलने को हुई, पर उससे पहले ही अश्वत्थ ने कमर से उठाकर उसे बिस्तर पर सीधे लिटा दिया और अपने पैर उसके पैरों में जकड़कर लेट गया। एक हाथ से उसने टेबल लैंप बंद की और दूसरे हाथ से वो अब भी मरनाली को थामे लेटा था। ये क्या कर रहे हो अश्वत्थ? ली। एक दफा फिर मरनाली खामोश रह गई क्योंकि इस अंधेरे में डूब चुके कमरे में उन दोनों के होंठ आपस में मिल चुके थे। जब 43 वो जिस्म में उतरे और जान बन गए। अब आगे इस अचानक हुई किसके कारण मरनाली बेशक कुछ पल के लिए जमी सी रह गई, पर आज तो मानो वो ठान के बैठी थी कि अंजाम चाहे जो हो, पर इस बार खामोश किसी कीमत पर नहीं रहेगी। उसने अश्वत्थ के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने का प्रयास किया तो अश्वत्थ ने उसकी मुलायम कलाइयों को अपने मजबूत हाथ में पकड़ लिया और अब बेहद गहराई के साथ उसे चूमने लगा। पर मरनाली ने भी इस दफा अपना पूरा जोर लगा दिया था और अगले ही झटके में अश्वत्थ को खुद के ऊपर से दूर धकेलकर तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो उंगली दिखाते हुए अश्वत्थ पर चिल्ला उठी, बहुत मनमानी हो गई तुम्हारी अश्वत्थ। अब तक तुम मेरे साथ इतना बदतर बर्ताव कर पाए क्योंकि मैंने करने दिया। ये सोचकर कि एक दिन तुम हम दोनों के बीच हुए गिले शिकवे मिटा दोगे, पर अब बस बहुत हुआ। मुझे वो मरनाली बनने पर मजबूर मत करो जो आज भी इतना तो दम रखती है कि तुम्हारे किए हर जुल्म का हिसाब सूद समेत तुम्हें लौटा सके। मरनाली इतना कुछ कह गई, पर अश्वत्थ को मानो रत्ती भर असर ना पड़ा हो। वो आराम से बेड पर उठकर बैठ गया और उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखने लगा। उसका ये रवैया तो मरनाली को हद से ज्यादा क्रोध दिला रहा था। इस बार मरनाली ने आव देखा ना ताव और सीधा अश्वत्थ की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर उस पर चीखते हुए बोल पड़ी, मुझे यूं देखना बंद करो अश्वत्थ, और बंद करो आए दिन का ये तमाशा। थक चुकी हूं मैं इन सब से। मरनाली की आंखों से आंसू बह उठे कि तभी अश्वत्थ ने उसे अचानक से अपनी गोद में उठाया और सीधा बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसके हर पल बदलते बर्ताव से अब तो मरनाली भी कब तक खुद हैरानी में डालती। उसे खुद पता नहीं चल पाता था कि कब वो क्या कर डाले, और आज तो मानो वो झटके पे झटके दिए जा रहा था। मरनाली के ऊपर इस समय शावर से बहता ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था और कुछ ही पलों में वो ऊपर से नीचे से तक पूरी भीग चुकी थी। इन पानी से गिरती बूंदों के कारण उसके आंसू भी अब छिपने लगे थे, पर आंखें अब भी गुस्से में लाल थीं। खुद को भीगता हुआ पाकर वो अश्वत्थ से दूर होने के लिए कसमसा उठी, पर अश्वत्थ ने उसका सिर मजबूती से अपने सीने पर टिकाते हुए कहा, आज बहुत गर्म है तुम्हारा दिमाग, जरा ठंडा कर लो इसे। मरनाली को इस पर बहुत गुस्सा आया। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो अश्वत्थ? इन बातों को तुम इतनी लाइटली ले रहे हो जैसे ये मियाँ बीवी के बीच की छोटी मोटी नोक-झोंक हो। मैं तुम्हें बहुत समझने की कोशिश कर चुकी हूँ अश्वत्थ, पर तुम हर दिन नई पहेली रख देते हो मेरे सामने। मरनाली की हिम्मत जवाब दे गई। ना जाने क्यों, पर अश्वत्थ के सीने से लिपटते ही वो पिघल सी जाती थी। जो दर्द दे रहा था सुकून भी उसी की बाहों में मिलता था उसे। वो बिलख उठी उसके सीने से लिपटकर, अब बस करो ये सब अश्वत्थ, मुझसे सहन नहीं होता और ये प्लीज। मरनाली के हाथ अश्वत्थ की पीठ को जकड़ चुके थे तो वही अश्वत्थ ने एक हाथ उसके सिर पर रखा था और कुछ समय बाद दूसरे हाथ से शावर बंद कर उसे धीरे से खुद दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में भर लिया। मरनाली चेहरा उठाकर अपनी भींगी पलकों से उसकी आंखों में देखने लगी तो अश्वत्थ और अधिक गहराई के साथ उस पर झुकते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का कितनी नफरत है इस दिल में तुम्हारे लिए। और जानती हो, तुमसे शादी के वक्त मैंने खुद से एक वादा किया था कि मौत से बदतर जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। और तुम भी जानती हो कि जिस तरह का इंसान मैं हूं उस हिसाब से यकीनन बहुत बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ, पर साला देखो, एक दिन भी तुम्हें तकलीफ में ना देख पाया। जब पहले दिन वो कांच का टुकड़ा तुम्हारे पैरों को चुभा था तो दर्द यहाँ हुआ था। कहकर अश्वत्थ ने मरनाली का हाथ अपने दिल पर रख दिया।
उसके जबड़े बुरी तरह से कसे थे। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है मनी। और देख, मैं तेरे सामने आखिरकार पर ही कमज़ोर हार गया। मैं खुद से ही तेरी बर्बादी के लिए किया हर वादा मैंने तोड़ दिया, और तुम कहती हो दर्द देता हूँ मैं तुम्हें। मरनाली सन रह गई थी आज। इतने दिनों में आज पहली दफ़ा अश्वथ ने चीखने चिल्लाने का बजाय हक से अपनी नफरत की दास्तां बयां की थी उसे। क्या मेरे दर्द का कोई हिसाब है तेरे पास मनी? क्या उन 3 सालों का हिसाब है जिनमें मैंने अपना सब कुछ खो दिया? अश्वथ की आवाज़ में आज पहली दफ़ा मरनाली ने तकलीफ महसूस की थी। पश्चाताप से उसकी पलकें झुक गई और वो फुटकर रो पड़ी। मैं इसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी अश्वथ, कभी भी नहीं। पर शायद तुम मुझे खुद गर्ज कह लो, लेकिन अपने किए के बावजूद मैं तुमसे प्यार की उम्मीद रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब भूलकर एक बार फिर तुम मुझे टूटकर प्यार करो। अश्वथ खामोश रह गया। मृणाली टूटकर रोती जा रही थी। कुछ एक पल बाद अश्वथ ने उसका चेहरा थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछ दिए। वो इस दौरान बिल्कुल खामोश था। उसने मरनाली की वो भीग चुकी नाइटी और बाकी कपड़े एक एक कर उसके बदन से अलग किए और फिर तौलिए से उसके शरीर को सुखाकर उसके बदन पर एक बाथरोब लपेट दिया जो कि घुटनों से जरा ऊपर था। इस दौरान मरनाली खामोशी से सिसकती रही। वो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस कमरे में आकर उसे बिस्तर पर लिटाकर अच्छे से उस पर कंबल डाल वहां से जाने लगा तो मरनाली ने तुरंत उठकर उसके हाथ को थाम लिया। मोहब्बत का सिलसिला कुछ यूं चला। पहले वो जिस्म में उतरे, फिर जान बनते चले गए। जब 44 आज की रात बेहद खास होने वाली है। अश्वथ ने मुड़कर मरनाली को देखा तो मरनाली आंखों ही आंखों में उससे मिन्नतें करने लगी कि वो उससे दूर ना जाए। अश्वथ कुछ पल खामोश खड़ा रहा और फिर इस बार अपनी मनमानी ना करते हुए वो धीरे से मरनाली के पास आकर लेट गया। उसके लेटते ही मरनाली ने अपना छोटा से सिर उसके सीने पर टिका दिया तो अश्वथ ने कुछ समय तक उसकी हरकतों पर गौर फरमाया और धीरे से उसे पूरी तरह से खुद की बाहों में जकड़कर लेट गया। अश्वथ अपने दिल के आगे अब हारने लगा था। उसमें नफरत अब भी थी, पर वो अब अपनी ही नफरत से दगाबाजी कर मृणाली को खुद की बाहों में महफूज रखना चाहता था। ये रात कुछ इसी तरह बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह किसी में साहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नींद में डूबे साहू ने काफी देर बाद दरवाजा खोला, जिसके खुलते ही चीखती चिल्लाती लैला की आवाज उसके कानों में पड़ी। कहाँ मर गया था तू? तू यहाँ अपने दोस्त की लव स्टोरी पूरी करने आया है या कश्मीर की ठंडी वादियों में अपनी नींद पूरी करने? लैला की जहर भरी तेज आवाज सुन साहू की पूरी नींद हवा हो गई। साहू भी चिल्ला उठा, चुप कर, तुझे मेरा जरा भी खौफ नहीं है ना, जो हमेशा मुझ पर कुत्तों की तरह चिल्लाती रहती है। लैला भी उसकी आंखों में घूरते हुए तेवर के साथ बोली, खौफ तो लैला की जूती तक को नहीं है किसी का। आए बात समझ, और अपना मैटर अपन दोनों बाद में फुर्सत से सुलझाएंगे, लेकिन पहले ये बता कि तूने उस बुढ़िया से बात कर ली या नहीं? साहू ने अपना गुस्सा शांत कर लैला से कहा, अंदर आ पहले। कुछ समय बाद लैला साहू के कमरे में मौजूद बेड पर आलती पालती मारकर बैठी थी। उसने कुछ सोचते हुए परेशानी भरे लहजे में कहा, बस वो बुढ़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। इस पर साहू खिसियाते हुए बोला, उन्हें बुढ़ी बुढ़ी कहना बंद कर और तमीज से बोल। आए कहते हैं हम उन्हें। लैला, तू उसे आए बोल या गई रहेगी तो वो बुढ़ी ही ना। साहू गुस्से से उबल उठा, तेरी तो उद्धरण चिन्ह। तभी उसके फोन की घंटी बजी। इस कारण उसने घूरते हुए लैला से अपना ध्यान हटाया और फोन देखा तो अश्वथ की कॉल थी। साहू ने फोन रिसीव किया, हाँ बोल। हाँ, बस अभी निकलता हूँ मैं, नहाकर आ जाऊं फिर चलते हैं हम। ओके। साहू ने बात कर कॉल कट कर दी और लैला को देख कहा, अश्वथ चलने के लिए बोल रहा है, मुझे निकलना होगा। जिस पर लैला ने तुरंत कहा, हाँ, तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाओ और कोई गड़बड़ मत होने दियो, वरना तू तो मरेगा ही मरेगा, उल्टा मुझे और ले डूबेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कहकर साहू बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अश्वथ और साहू की गाड़ी एक छोटे से क्लिनिक के आगे आकर रुकी। अश्वथ गाड़ी से बाहर निकला, जिसने इस समय सफ़ेद शर्ट नीले जीन्स के साथ पहनी थी, तो वही साहू ने बादामी रंग की चेक शर्ट के साथ जीन्स डाल रखा था। दिखने में साहू भी किसी से कम नहीं था। क्लिनिक के अंदर आकर उन्होंने रिसेप्शन से किसी के बारे में कुछ जानकारी ली और फिर एक कमरे में की तरफ बढ़ गए। वही क्लिनिक में ही मौजूद एक कमरे में एक 65-68 वर्षीय महिला हॉस्पिटल बेड पर बैठी जूस और कुरकुरे ठूस खा रही थी। कहीं से भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो जरा भी बीमार है। तभी एक नर्स भागते हुए वहां आए और उस महिला को देख बोली, वो लोग आ गए हैं, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटो।
नर्स की बात सुन वो बूढ़ी महिला हड़बड़ा उठी, जा माइला, बड़ी जल्दी आ गए ये तो, थोड़ी देर बाद आते तो इनका क्या जा रहा था। कहते हुए वो महिला अब बीमार होने का ढोंग करते हुए बिस्तर पर पसर गई और उस नर्स ने तुरंत उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क जड़ दिया। अब वो एकदम बीमार और लाचार जान पड़ रही थी। इतने में ही साहू और अश्वथ का कमरे में आना हुआ। उस महिला को देख अश्वथ को जरा दर्द सा महसूस हुआ। खुद में बहुत गहरा जुड़ाव था उसका इस महिला से। एक दफा मुंबई में जब किसी लड़ाई को लेकर बेहद जख्मी हो चुका था वो, तब कोई नहीं था सहारे के लिए उसके पास। उस वक्त इस बूढ़ी औरत ने अश्वथ का मां की तरह ख्याल रखा था। तब से बहुत मानता था वो इन्हें। अश्वथ उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उनका सिर सहलाते हुए बोला, अब कैसी हैं आप। उस महिला ने अपनी गर्दन हिला दी तो साहू अश्वथ के पास जाकर बोला, अब ठीक है ये, पर कुछ समय पहले काफी दिक्कत हो गई थी और बस एक जिद पकड़ कर बैठ चुकी थी कि तुझसे मिलना है वरना मर जाएगी। उस बुढ़िया ने साहू को मन ही मन कोसते हुए कहा, साला मेरे को टपका रहा है, तुझसे तो मैं जरूर निपटूंगी। इधर अश्वथ आहिस्ता से उनके सिर पर अपने हाथ फेरकर बोला, कुछ नहीं होगा आपको, समझी। आपको तो पूरी सेंचुरी लगानी थी ना, फिर अचानक से इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। इस पर वो बुढ़िया ने धीमे से अपनी गर्दन हिलाए और अश्वथ के एक हाथ को मुट्ठी में भर लिया। थोड़ी देर बाद अश्वथ और साहू क्लिनिक से बाहर आते हैं। साहू इस वक्त बहुत खुश था कि अश्वथ को जरा भी शक न हुआ इस ड्रामे का। तभी अश्वथ ने कहा, अब इन्हें आराम है तो कल हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये सुन साहू छूटते ही बोल पड़ा, इतनी जल्दी। अश्वथ, हाँ क्यों, कोई दिक्कत है। साहू, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मैं सोच रहा था इतना वक्त निकालकर इतनी दूर तक आए ही हैं तो क्यों ना घूम फिर कर चलते हैं। अश्वथ उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया, नहीं मैं यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं आया। आय को देख लिया कि वो ठीक है तो अब मेरा यहाँ रुकने का भी कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी पटना में बहुत सारा काम रुका पड़ा है। साहू का मुंह बन गया, ठीक है मैं हमेशा तेरी बात मानता हूँ, पर इस बार तुझे मेरी एक बात माननी होगी। हम लोग कम से कम 2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं और यहाँ बात खत्म होती है। हर बार तेरी हुकूमत नहीं चलेगी। अश्वथ ने मुड़कर उसे घूरते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, तुझे यहाँ रुकना है तो शौक से रुक, पर मुझे नहीं रोक सकता है तू। साहू, जरूर तू जा सकता है, पर मैं और मरनाली यहीं रुकेंगे। साहू की इस बात पर अश्वथ की भौएं सिमट गई। मरनाली? साहू, हाँ मरनाली, मैं उसे आराम से घुमा फिराकर वापस लाऊंगा। इस बात पर अश्वथ का मानो खून खौल उठा। वो साहू के पास आकर उसकी कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोला, साले तू होता कौन है मेरी बीवी को घुमाने वाला। अश्वथ का ये गुस्सा और खासकर उसके मुंह से मेरी बीवी सुन साहू के मन में लड्डू फूट गए। वो यही तो चाहता था, तेरी बीवी। अरे काहे की बीवी, हमेशा कैद करके रखता है उसे, तो फिर ऐसे में मैं उसे खुशियां दूंगा। और तूने पूछा ना कि मैं कौन होता हूँ उसका, तो सुन भाई, माना है उसने मुझे, इस नाते उस पर मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना कि तेरा है, समझा। साहू के जवाब पर अश्वथ के जबड़े कसके रह गए। उसने झटके से साहू की कॉलर छोड़ी और वहां से आगे बढ़ गया। उसे जाते देख साहू मुस्कुराकर खुद से बोला, जलन दिखने लगी है चेहरे पर, बहुत जल्द ये दिल भी जलेगा मेरी जान इस मोहब्बत की आग में, क्योंकि चिंगारी तो लग चुकी है तेरे सीने में, बस उसे भड़काना बाकी है। आज की रात बेहद खास होने वाली है। जब 45 दो भीगे बदन। रात के समय अश्वथ इस वक्त अपने कमरे में मौजूद बालकनी से बाहर देख रहा था। ये कश्मीर की शाम थी, बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन, पर बावजूद इसके अश्वथ साहब की नाक फूली हुई लग रही थी। उसे इस वक्त साहू पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मरनाली का नाम लेकर ना जाने कौन कौन सी जिद पूरी करवा रहा था वो। उसने एक बार चिढ़ते हुए अपने हाथ में बंदी घड़ी में समय देखा और तभी उसके पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ा और उसे एक पल में वक्त मानो थम सा गया उसके लिए। काली रंग की सिल्क साड़ी में लिपटी मरनाली, जिसने ना के बराबर मेकअप किया था, स्लीवलेस ब्लाउज और खुले बालों में हद से ज्यादा दिलकश लग रही थी। अश्वथ ने भी काली कमीज और नीला जीन्स डाला था। हमेशा वो काले ही कपड़े पहनता था। अश्वथ के होश फाख्ता हो गए मरनाली को इस रूप में देख। खूबसूरत तो वो हमेशा लगती थी, पर आज एक अलग सा नूर था उसके चेहरे पर। अश्वथ मंत्रमुग्ध सा उसके करीब बढ़ गया तो वहीं मरनाली ने सकुचाते हुए अपनी पलकें झुका ली। इतने में वो उसके बेहद नजदीक आ खड़ा हुआ और अनायास ही उसके हाथ मरनाली के गालों को छू रही लतों पर चले गए। मरनाली ने कसकर अपनी आंखें भींच ली उसकी छुअन पर, तो वहीं अश्वथ मानो खो गया था उसके रूप में।
दोनों के लिए ही पल थम सा गया था। अश्वथ अपने होशो हवास खो उसमें डूबने लगा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब बढ़ाने लगा। तभी फोन की घंटी की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। मरनाली तो हर पल उसके करीब रहने के लिए मंजूर थी, पर अश्वथ उससे दूर हो गया और अपना ध्यान मरनाली से हटाकर जेब में पड़े फोन को निकालकर देखा तो पाया साहू कॉल कर रहा है। वो समझ गया कि कॉल किस वजह से आया है, इसलिए फोन रिसीव करते ही उसने साहू से कहा, निकल रहा हूँ, गाड़ी तैयार रख। कहकर उसने फोन कट कर दिया और फिर मरनाली को देखते हुए बोला, जल्दी चलो, वैसे भी तुम बहुत देर करा चुकी हो। कहते हुए अश्वथ बेरुखी से आगे बढ़ने लगा तो मरनाली ने तुरंत जवाब दिया, नजरों ने तो कह दिया कि मैं भाग गई आज तुम्हें, पर लफ्जों से भी कह देते तो अच्छा लगता। मरनाली की इस बात पर अश्वथ के कदम थम गए। उसने पलटकर हैरानी से मरनाली को देखा। तभी मरनाली उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, तारीफ के 2 शब्द बोल देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। अश्वथ ने उसे घूरते हुए कहा, हो गई तुम्हारी बकवास, हाँ अब चलते हैं। कहते हुए मरनाली इतराते हुए आगे बढ़ गई और इधर अश्वथ आज अपनी बीवी के तेवर देखता ही रह गया। कुछ समय बाद दोनों उतरकर नीचे आए, जहां साहू उन्हें गाड़ी के पास उनका इंतजार करते हुए दिखा। उन्हें देख साहू मुस्कुराया और मरनाली की तारीफ में कुछ शब्द बोलते हुए कहा, क्या बात है, कितना खुशनसीब है ना तुम्हें पाने वाला, पर कमबख्त कद कहाँ होती है उन्हें जिन्हें किस्मत से ऐसा बेशकीमती हीरा मिलता है। साहू का साफ इशारा अश्वथ की तरफ था, तो वहीं अश्वथ के बर्दाश्त की हद अब बाहर थी। वो पक चुका था उसकी बकवास सुनते सुनते, इसलिए अगले ही पल ताव में उसने साहू की कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, बहुत हो गया तेरा, अब अगर कुछ भी उल जलूल तेरे मुंह से निकला तो तू जानता है कि धमकियां मैं सिर्फ हवा में नहीं देता हूँ। उसका गुस्सा देख साहू सकपका गया और तुरंत खुद को उससे छुड़ाते हुए घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा, साला जालिम दोस्त। इधर मरनाली भी अब खामोश खड़ी उसे घूरती रह गई तो अश्वथ उसे आंख दिखाकर बोला, अब तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा बैठने के लिए। मरनाली तुरंत हरकत में आए और चुपचाप जाकर बैक सीट पर बैठ गई। अश्वथ और साहू आगे बैठे थे और कुछ ही समय में गाड़ी धुआं उड़ाते हुए वहां से आगे निकल गई। गाड़ी में कुछ देरी के बाद साहू ने स्टेरियो खोल दिया, जिसमें से एक बेहद खूबसूरत गाना कानों के साथ साथ अब मन लोभी भाने लगा। गाने के बोल जैसे ही मरनाली के कानों में पड़ी, उसी पल उसकी नजरें शीशे से हल्के फुल्के झलक रहे अश्वथ के चेहरे पर जा टिकी। ये सफर बेहद बहुत खूबसूरती से कटा। दरअसल साहू की मनमानी पर आज वो लोग श्रीनगर विजिट करने वाले थे। अब कश्मीर आए और श्रीनगर ना गए तो सब अधूरा सा रह जाता है। श्रीनगर होटल से बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं था और ज्यादा दूर भी नहीं, एक ठीक ठाक दूरी तय कर वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचे, जहां का नज़ारा देख मरनाली खुशी से भर उठी। वो कई जगह घूम चुकी थी, पर हिंदुस्तान में रहकर जब तक कश्मीर ना देखा तो क्या देखा, यूं ही जन्नत नहीं कैसे इस जगह को। इस बात को मरनाली ने आज खुद महसूस किया। रात के समय ये नज़ारा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़े समय बाद साहू ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे आकर रोकी। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा जान पड़ रहा था। अंदर गाने बजाने के साथ अलग अलग जगहों से आए हुए सेनानी इस जगह की शाम में रम चुके थे। साहू ने अश्वथ और मरनाली के लिए एक टेबल बुक की और खुद काउंटर पर जा खड़ा हुआ। मरनाली खुशी से चहकती हुई सब और अपनी नजरें घुमाए जा रही थी। उसी पल मौसम ने करवट ली, जिस कारण तेज बारिश शुरू हो गई। इधर बरसात शुरू हुई और उधर मरनाली की नज़र ग्लास वॉल से दिख रहे एक प्यारे से जोड़े पर गई, जो इस बारिश में भी हर चीज से बेखबर एक दूसरे में डूब चुके थे। ये देख मरनाली के होंठों पर मुस्कान तैर गई। एक प्यारी सी याद उसके जहन में कौंध गई, जिसे याद कर एक तरफ खुशी हुई तो दूसरी तरफ कई तरह के दर्द का सैलाब उमड़ गया। उसी पल अश्वथ ने अपना हाथ मरनाली की ओर बढ़ाकर कहा, बारिश पसंद है ना तुम्हें, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही हो। कहते ही अश्वथ ने उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और अगले ही पल बाहर बारिश में ले आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मरनाली कुछ समझ तक ना पाए। वो हैरानी से अश्वथ को देखने लगी, जो बड़े ही रूमानी अंदाज में उसे निहार रहा था। इस पल ऐसा लग रहा था मानो वो भूल चुके हों अपने आसपास की दुनिया को। दोनों गहराई से एक दूजे की आंखों में डूब चुके थे, जिसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर बज रहे प्यारे से गाने के बोल उनके कानों में पड़े। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, हम ला 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 ला। अश्वथ मरनाली के करीब आया और एक हाथ से उसके गाल छूते हुए दूसरा हाथ उसकी कमर में फंसाकर उसे खुद के भीगे बदन से चिपका लिया। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए, हम तुम हम तुम। मरनाली तड़प उठी उसकी इस छून में, जिसमें उसे बस प्यार ही प्यार महसूस हो रहा था।
आंखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए। हम तुम हम तुम। अश्वथ ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक कर लिया, अपने हाथ को पीछे कमर से खिसकाते हुए धीरे धीरे ऊपर लाने लगा। मृणाली ने कसकर अपनी मुट्ठी अश्वथ की कमीज पर जकड़ ली और भींगी पलकों के साथ अश्वथ को देखने लगी। इतने में अश्वथ का हाथ पीछे उसकी गर्दन पर आ टिका, जिसके बाद उसने मजबूती से मृणाली की पतली सी गर्दन को थामा और उसकी सूरत को अपने कठोर चेहरे से जोड़ लिया। जिस्मों को रूहों को जलने दो जरा, शर्मो हया को मचलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए। हम तुम। दोनों के होंठ एक दूजे को छूने लगे और इस एहसास के चलते मृणाली ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पूरी तरह खो चुकी थी इस लम्हे में और अब उसे दुनियादारी की कोई सुध न थी। इधर अश्वथ ने अब अपने होंठों को हिलाते हुए धीरे से मृणाली के निचले होंठ को काट लिया, जिसके साथ ही मृणाली सिसक उठी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह गई। जब 46 इसे रोमांस का आर भी नहीं आता। मृणाली पूरी तरह खो चुकी थी इस लम्हे में और अब उसे दुनियादारी की कोई सुध न थी। इधर अश्वथ ने अब अपने होंठों को हिलाते हुए धीरे से मृणाली के निचले होंठ को काट लिया, जिसके साथ ही मृणाली सिसक उठी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह गई। वो अभी भी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी थी, उसी जगह पर और उसी हालत में। यानी कुछ पहले जो कुछ हुआ वो बस एक सपना था। अफसोस, वो एक खूबसूरत सपना था जिसे खुद अश्वथ ने उसके सामने अपनी चुटकी बजाकर तोड़ा। कहाँ खो गई हो? कब से बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई भी दे रहा है तुम्हें? अश्वथ ने कहा। पर यहाँ मृणाली उसे भला क्या कहती कि कुछ समय पहले वो इतने हसीन ख्वाब में डूब चुकी थी जिससे शायद कभी बाहर ना आना चाहे। पर फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, वो कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। इस पर अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठते हुए बोला, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, यहीं रहना, कहीं जाना मत। अश्वथ चला गया और यहाँ उसके जाते ही मृणाली के पास साहू लपक कर आ बैठा और धीरे से बोला, आखिर तुमने ऐसे बोरिंग इंसान से प्यार कैसे कर लिया जिसे मेरे ख्याल से रोमांस का आर तक नहीं पता है। साहू की बात पर मृणाली हैरानी के साथ उसे देखने लगी और उसकी हैरानी को समझ साहू ने अपनी बात का अर्थ उसे समझाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं कैसे इतनी रोमांटिक जगह पर भी बोरिंग सा बर्ताव कर रहा है। मैं तो जानबूझकर तुम दोनों को इस जगह लाया था ताकि यहाँ मौजूद इतने प्यारे प्यारे कपल्स को देखकर उस कमीने को भी थोड़ी अक्ल आ जाए, पर देखो यहाँ भी फोन का बहाना बनाकर दूर खिसक लिया। साहू की बात पर मृणाली मुस्कुरा उठी और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बात तो आपकी सही है, पर एक जमाना था जब मैं और अश्वथ भी ऐसे ही इन स्वीट कपल्स की तरह रहा करते थे, पर अब तो आप जानते हैं ना हालात कितने बदल चुके हैं, तो भला मैं इतनी जल्दी अश्वथ से कैसे उम्मीद कर लूँ कि वो मुझे इस कदर प्यार करे। साहू ने मुंह बना लिया, मुझे तो अब ये लगता है कि उस अश्वथ के साथ रहते रहते तुम भी बोरिंग होने लगी हो। मृणाली ने सहजता से कहा, नहीं भाई, बोरिंग नहीं हुई हूँ, बस अब अश्वथ को समझने लगी हूँ और अब वक्त देना चाहती हूँ मैं अपने रिश्ते को। साहू इस बार गंभीर होते हुए, यही तो तुम नहीं समझ रही हो मृणाली, वक्त नहीं है तुम दोनों के पास और इस वक्त जो ठहराव आया है तुम्हारे रिश्ते में यही तुम दोनों को एक कर सकता है, वरना तुम जानती नहीं हो अगर एक बार तुम यहाँ से पटना पहुँच गई तो तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा अश्वथ को पाना। जानती हूँ, पर अब मैं ये भी जानती हूँ कि अश्वथ मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर अब वो मुझसे खुद को प्यार करने से नहीं रोक पाएगा। मैं देख चुकी हूँ कल रात उसकी आंखों में, वो अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी कि पहले करता था और मुझे अब खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द मैं अश्वथ को पाकर रहूंगी, उसके दिल से नफरत के हर वजूद को मिटाकर ही रहूंगी। मृणाली की इस बात पर साहू खामोश रह गया और फिर एक गहरी सांस लेकर प्यार से बोला, और तुम्हारी इस कोशिश में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी झिझक के बताना। हम मृणाली ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो साहू ने उसे कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो वहां से चला गया और इधर मृणाली ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान एक बार फिर बाहर हो रही बारिश पर लगा दिया। बरसात वाकई उसे बहुत पसंद थी, पर यह बरसात तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी क्योंकि बाहर इतने प्यारे जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिना दुनिया जहां की फिक्र किए मस्ती के साथ भीग रहे थे। सच में कितना खूबसूरत है ये समा। इधर कुछ समय बाद अश्वथ जब रेस्टोरेंट में अंदर आया तो उसे मृणाली की जगह खाली दिखी। ये देख वो अचानक से विचलित हो उठा कि भला उसके मना करने के बावजूद मृणाली कहाँ गई। वह इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर उसे ढूंढने लगा पर मृणाली कहीं ना दिखी।
ये देख उसने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और जैसे ही साहू को कॉल करने को हुआ उसी पर अचानक से उसकी नजरें ग्लास वॉल से बाहर गई। बारिश में अपनी बाहें फैलाकर भीगती हुई मृणाली को अब वो साफ अपनी आंखों से देख सकता था। मृणाली की आंखें बंद थी, चेहरा ऊपर आसमान की ओर उठा और बाहों को उसने आजाद कर रखा था। होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान थी जो शायद बीते कुछ वक्त के लिए बिल्कुल गायब सी हो चुकी थी, पर आज मृणाली का ये रूप देख तो वह वाकई जड़ रह गया। इधर रेस्टोरेंट के अंदर गाना भी बेहद खूबसूरत चल रहा था और वहां मृणाली तो सब कुछ भूलकर अपनी ही दुनिया में मग्न हो चुकी थी। वो बस इस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी। गाने के बोल उसके कानों में पड़े तो वो खुद के बदन को थिरकने से ना रोक सकी। बेहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, बेहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं। गाने के बोल पर जैसे ही उसने खुशी से लहराना शुरू किया तो मानो हर किसी की नजरें उस पर जड़ हो गईं। बेहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, बेहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं। कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। और यहाँ अश्वत्थ तो कुछ और देखना ही भूल गया था। वो लीन हो गया उसकी इन दिलकश अदाओं पर वहाँ मृणाली तो अब हर चीज से बेखबर थी। हाँ, चले ठंडी हवा, हाँ, संग मन भी गया। मृणाली का ध्यान अचानक से अश्वत्थ पर गया और अब वो मोहब्बत से उसे देखते हुए गुनगुनाने लगी। ढूंढूं मैं कहाँ उसको, बतलाए कोई मुझको, के हाँ 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 रे। भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। बेहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं। कोई रोक ले यहीं। वहां मृणाली अपनी ही धुन में खो चुकी थी तो यहाँ अश्वत्थ अब मंत्रमुग्ध सा उसकी ओर बढ़ने लगा। वो बाहर आया और तल्लीनता के साथ मृणाली को निहारने लगा। इन सब में अब उसे इस बात का होश ही न रहा कि वो भी बारिश में पूरा भीग चुका है। उसे तो बस मृणाली दिख रही थी, नाचती गाती खुशी से झूमती हुई मृणाली। और फिर वो पल आया जब मृणाली की नजरें अश्वत्थ से जा टकराए। गाना अब भी बज रहा था पर अब वो नाचना भूल अश्वत्थ में खो गई। उसे एक पल को डर महसूस हुआ कि कहीं ये भी तो सपना नहीं, पर नहीं, ये हकीकत थी। अश्वत्थ बारिश में भीगी मृणाली को बिना पलके झपकाए देख रहा था और यहाँ अब मृणाली भी थमसी गई और खो गई उसकी निगाहों में। पर तभी उसने महसूस किया कि अब अश्वत्थ की नजरों में वो एहसास नहीं जो बस अभी कुछ समय पहले था, बल्कि अब तो उसके माथे पर सिलटी सी पड़ने लगी थी। पर क्यों, अचानक से ऐसा क्या हुआ? लेकिन शायद हैरानी की हद अभी और बढ़नी थी क्योंकि एकदम से अश्वत्थ उसकी ओर भाग पड़ा और पलक झपकते ही उसने मृणाली को अपनी बाहों में भर झटके से दूर खींच लिया, जिस कारण दोनों खुद को ना संभाल पाए और एक साथ जमीन पर जा गिरे। उसी पल बैंग जोर से गोली चलने की आवाज इस खुशनुमा माहौल में गूंज उठी जिसने पल भर में इस रूमानी समा को खौफ में तब्दील कर दिया। जब 47 हर हद पार होने वाली है, अचानक से गोली चलने की आवाज सुन हर कोई सहम गया। उस पूरी जगह में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तो वहीं अश्वत्थ के ऊपर उसकी बाहों में डरी सहमी मृणाली लिपटी पड़ी थी। उसने अपना सिर अश्वत्थ के सीने में छिपा लिया और अश्वत्थ भी हैरान रह गया अपने सामने हुए इस मंजर को देख। उसने साफ देख लिया था कि गोली का निशाना मृणाली की ही तरफ था, पर भला मृणाली पर कोई यूं हमला क्यों करना चाहेगा? फिलहाल ये सब सोचने समझने का वक्त नहीं था। इतने में ही साहू निकलकर बाहर आया। उसका चेहरा भी हैरतअंगेजी के साथ भरा हुआ था। साहू को देखते ही अश्वत्थ हरकत में आया और अचानक से चीख उठा, पकड़ उसे, साला बचना नहीं चाहिए। साहू बिना एक पल गवाए उस आदमी के पीछे भाग पड़ा। तभी कुछ और गोली चलने की आवाज आई जिन्हें सुन अश्वत्थ ने अब सांस तक ना ली और तुरंत मृणाली को संभाल कर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। मृणाली घबरा गई थी। ये सब उद्धरण चिन्ह कुछ नहीं है, ये सब तुम चलो यहाँ से, कहकर अश्वत्थ उसे समझा बुझाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को हुआ। उसी पल अचानक से मृणाली उसके पीछे देखते हुए चीख उठी। अश्वत्थ को कुछ एहसास हुआ जिसके बाद उसने बिना मुड़े ही तुरंत अपने पीछे से वार कर रहे एक आदमी के हाथ को पकड़ लिया और अगले ही पल एक झटके में मुड़कर उस आदमी के हाथ के तोड़ डाला और अपनी कमर पर खुरसी बंदूक निकाल उसके माथे पर तान चीखता हुआ बोला, बोल, किसने भेजा तुझे? वही वो आदमी हाथ टूटने की वजह से दर्द के मारे कराह उठा। वो आगे कुछ भी कबूल कर पाता पर उससे पहले ही मृणाली की चीख अश्वत्थ के कानों में पड़ी, जिसे सुन उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि पीछे से एक आदमी मृणाली की गर्दन पर चाकू गड़ाए खड़ा है। अश्वत्थ जड़ रह गया एक पल को। इधर वो आदमी चाकू की धार मृणाली की गर्दन पर अधिक मजबूत करते हुए चिल्लाया, आज तो तेरी इस माशूका की जान जाकर ही रहेगी।
वो भी तेरे सामने, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा अश्वत्थ धनराज, कुछ भी नहीं। यहाँ अश्वत्थ को तो मानो कुछ सुनाई ही ना दिया। उसकी नज़रें बस मरनाली के डरे सहमे आंसुओं से भरे चेहरे से होते हुए गर्दन पर थी, जिस पर चाकू लगने की वजह से घाव सा पड़ने लगा था। अश्वत्थ के क्रोध का अंदाजा भी लगाना इस वक्त नामुमकिन था। उसने अपनी गुस्से में लाल हो चुकी आंखों से उस आदमी को देखा और बस दो टूक जवाब दिया, छोड़ उसे। उसके इन दो शब्दों में भी क्रोध का अंबार झलक रहा था, पर उस आदमी को कोई फर्क ना पड़ा। वो अपनी पकड़ मरनाली पर और अधिक मजबूत करते हुए बोला, छोड़ दूंगा, पर तेरी बीवी की गर्दन उड़ाने के बाद। कहते ही वो जैसे ही मरनाली की गर्दन रौंदने को हुआ, उससे पहले ही बंदूक की एक गोली तेजी से उसके उस हाथ को आर पार कर गई जिस हाथ में उसने खंजर पकड़ रखा था। ये सब बेहद फुर्ती में हुआ, जिससे उस आदमी को संभलने तक का मौका ना मिल पाया, पर वो खुद के बचाव के लिए दूसरा मौका ढूंढ पाता उससे पहले ही दो और गोली एक के बाद एक उसके दोनों पैरों को पार कर गई। ये गोली अश्वत्थ ने ही चलाई थी, और निशाना तो हमेशा ही उसका अचूक रहता था, इसलिए उसे जानने वाला जरूर दो बार सोचता था उससे उलझने से पहले। इधर साहू भी आया और उसने बाकी के आदमियों को उन 10 पॉट गोलियों से भून डाला। तो वहीं अश्वत्थ भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा जिसने मरनाली पर वार करना चाहा था। उसने अब देखा ना ताव और लातों से ही उसके मुंह को बेरहमी से कुचलने लगा। साले, तू मारेगा मेरी बीवी को? अश्वत्थ धनराज की माशूका है वो, उसे छूने से भी पहले तुझे 1000 बार सोचना चाहिए था। कहते ही अश्वत्थ ने अपनी बंदूक को उसके सिर से लगाया और अगले ही पल 5 की 5 गोलियां धाड़ धाड़ करती हुई उस आदमी के भेजे के अंदर चली गईं। पर अश्वत्थ को इससे भी सुकून न मिला। उसने आसपास अपनी नज़र दौड़ाई और एक भारी पत्थर देख उसे उठाकर सीधा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। एक लम्हे में इतना खून खच्चर देख मरनाली का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया, पर लोगों की चीखती चिल्लाती आवाज़ें अब भी उसके कानों में पड़ रही थी। तभी साहू भागता हुआ वहां आया और अश्वत्थ को इस रूप में को देख कुछ पल को वो भी ठिठक गया, पर फिर तुरंत उसे जैसे तैसे रोक चिल्लाया, बस कर अश्वत्थ, मर चुका है वो। साला मेरी बीवी को मारने आया था। कान खोल के सुन ले, अगर उसे जरा सी खरोच भी आती तो साला सबको जलाकर राख कर देता। अश्वत्थ की चीख सुन साहू का भी उसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया, पर उसने जैसे तैसे मौके की नज़ाकत देख अश्वत्थ को समझाया, तू मरनाली को लेकर निकल यहाँ से अश्वत्थ, मैं सब संभाल लूंगा और सुबह तक तुझे पता करके बताता हूँ कि इन सब में किसका हाथ था। लेकिन अभी के लिए मेरी बात मान ले, एक बार मरनाली को देख, कितनी डर चुकी है वो। मरनाली का नाम सुन मानो वो होश में आया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर मरनाली के चेहरे पर नजर डाली तो पाया कितनी सहमी हुई खड़ी है वो। उसे इस कदर डरा घबराया उसने कभी ना देखा था। सुबह तक मेरे पास सारी खबर होनी चाहिए कि इन सब में किसका हाथ था। अश्वत्थ के जबड़े अब भी कसे हुए थे। वो अब धीरे से मरनाली की ओर बढ़ने लगा और उसके पास जाकर उसने कुछ पल मरनाली के चेहरे को निहारा और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाने लगा। वहीं मरनाली तो मानो सदमे में जा चुकी थी। उसके दिमाग से वो खौफनाक मंजर निकल ही नहीं रहा था। इधर अश्वत्थ ने उसे कार में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बारिश अब भी अपनी रफ्तार पर थी। अश्वत्थ ने गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी तय की ही थी कि आगे ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसे मिले, जिनसे पता चला कि भीषण बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। शुक्र है जो रास्ते में एक छोटा सा होटल उन्हें मिल गया, जिसमें जरा सा कमरा था और एक छोटा सा बेड जिस पर बमुश्किल एक आदमी भी न लेट पाए। मरनाली पूरे रास्ते खामोश रही और अश्वत्थ ने भी उस पर कुछ बोलने का दबाव नहीं डाला। उसने कमरे में आकर अब एक पल अच्छे से उसे देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। अश्वत्थ ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, तुम बाथरूम में जाओ और ये गीले कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। मरनाली अब भी अपनी पलकें झुकाए खामोश खड़ी रही। अब अश्वत्थ से रहा ना गया। उसने तुरंत मरनाली को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर एक बात गांठ बांध लो, मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कहकर उसने धीरे से उसे अलग किया और उसके चेहरे को हाथ में भर आराम से बोला, डरना बंद करो मनी, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन थे वो लोग? अचानक से मरनाली ने सीधा यही सवाल किया। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और आवाज में अजीब सी नाराजगी झलक रही थी, जो कि शायद अश्वत्थ के लिए थी। ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ ने कहा ही था कि तभी मरनाली उसे दूर धकेलते हुए चिल्ला उठी, तो फिर जरूरी क्या है? ये खून खराबा, ये गुंडागर्दी,
आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता था अश्वथ, और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो मानो कुछ ना हुआ। और तो और मुझसे भी ये उम्मीद रखते हो कि मैं डरना बंद करूं। कैसे बंद कर दूं डरना? क्या भरोसा है कि अगली घड़ी में कोई यहाँ पर भी हमारी मौत बनकर आ जाए? अश्वथ खामोश रह गया। वो बस मृणाली के गुस्से में धधकते चेहरे को देख रहा था, जिन पर लगातार आंसू की बूंदें गिर रही थी। मनी, मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। मुझे कुछ नहीं सुनना अश्वथ। बस, बहुत हुआ। मैं ना अब तुम्हारी कुछ सुनना चाहती हूँ और ना तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मृणाली भड़क उठी अश्वथ पर और दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। इस पर अश्वथ कब तक काबू रखता खुद को? वो पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, ऊपर से कुछ देर पहले हुआ वाकया वो अब तक भुला भी नहीं पाया था कि मृणाली के इस बर्ताव ने उसे और गुस्सा दिला दिया। वो तेज कदमों के साथ उसके करीब गया और अगले ही पल उसने मृणाली को पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से चिपका दिया और अपना एक हाथ उसकी कमर में तो दूसरा हाथ गाल पर कसकर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे मुंह फेरने की गलती से भी मत करना। मृणाली की आंखों भर आईं, पर तुम तो हर रोज मेरे साथ ऐसा करते हो अश्वथ। मुझे भी तो तकलीफ होती है ना तुम्हारे इस बर्ताव से। उसके शब्दों को सुन अश्वथ जरा थम सा गया। वो उसे छोड़ वापस पलटने को हुआ कि तभी मृणाली ने पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया और टूटकर रो पड़ी। मैं डर गई थी अश्वथ, कहीं वो हमें कुछ कर देते तो। जिस दिन तुम्हें पा लिया उस दिन मुस्कुराते हुए मर जाऊंगी, पर तुम्हारी नफरत के साथ मरना मुझे मंजूर नहीं अश्वथ। आखिर क्यों हुआ आज ये सब? मृणाली के आंसुओं से तकलीफ तो बेशक अश्वथ को भी हो रही थी। वो तुरंत पलटा और उसने मृणाली को अपनी बाहों में भर लिया। उस एक पल में मृणाली पूरी तरह से उसकी बाहों में चूर हो गई। अश्वथ ने उसे रोने दिया और जब कुछ देर बाद उसका सिसकना बंद हुआ तो अश्वथ ने धीरे से उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथ में लिया और झुककर उसकी भींगी पलकों को चूम बोला, अब आंसू नहीं आने चाहिए इन आंखों में। तुम्हारे आंसुओं तक की वजह सिर्फ मैं रहूंगा मनी, इसलिए किसी और को ये हक देना मुझे गवारा नहीं। इन हालातों में भी अश्वथ का जुनून देख मृणाली स्तब्ध रह गई। वो अब भी सिसक रही थी, पर फिर उसने आंसू पोंछे तो अश्वथ की नज़र एक दफा फिर उसके भीगे बदन पर पड़ी। मृणाली की साड़ी उसके बदन से चिपक चुकी थी, जिस कारण उसका हर अंग खूबसूरती से उभर रहा था। अश्वथ के दिल में एक अजीब सी हलचल उठ गई। उसने धीरे से मृणाली को छोड़ा और मुड़कर कहीं जाने को हुआ तो मृणाली छूटते ही बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? बस नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देखने। उसकी बात सुन मृणाली ने अपनी गर्दन झुकाकर हिला दी। प्लीज जल्दी आना, हम कहकर अश्वथ जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसके कदम रुक और बेहद गुस्से में अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। तभी अचानक से वो दोबारा पलटा और तेजी के साथ मृणाली के पास जाकर धीरे से बोला, बस, बहुत हुआ। उसकी इस बात का अर्थ मृणाली समझती कि उससे पहले ही अश्वथ ने उसे पीछे की ओर उसे धकेलते हुए उसके होंठों को कसकर अपने धधकते होंठों में दबा लिया। मृणाली की आंखें फटी रह गई उसकी इस हरकत पर, लेकिन अश्वथ पागलों की तरह उसे चूमे जा रहा था। उसकी इस किस में अलग सा जुनून था, मानो आज हर हद पार होने वाली हो। जब 48 हर फासला मिट चुका है, इंटिमेसी। मृणाली की हैरानी का ठिकाना न रहा इस पल। अश्वथ का अचानक से उसे यूं बेताबी के साथ चूमना उसके लिए बेहद हैरानी वाली बात थी, पर जब उसे होश आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तब तक अश्वथ उसमें पूरी तरह खो चुका था। मृणाली की आंखें अब भी खुली थी, पर धीरे धीरे वो भी इस एहसास में डूबने लगी और उसने हौले से अपनी पलकें मींच लीं। अश्वथ ने अपना एक हाथ मृणाली की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी कोरी कमर को सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ मृणाली की गर्दन पर हरकत कर रहा था। किस करते करते आखिरकार जब उसने मृणाली के होंठों को छोड़ा तो अपना निशाना अब सीधे उसकी गर्दन पर लगा लिया और मधोशी के साथ उसकी गर्दन चूमने लगा। दोनों के बदन अब भी गीले थी। अश्वथ मृणाली की गर्दन पर मौजूद बची खुची पानी की बूंदों को चूसने लगा कि तभी मृणाली चीख उठी, आह! अश्वथ ने उसकी गर्दन पर काट लिया था, जिस कारण मृणाली के हाथ उसके कंधों पर कस गए थे। कुछ समय बाद अश्वथ ने मृणाली की गर्दन को छोड़ा और दूसरे ही पल उसने झटके से मृणाली को दीवार की ओर पलट दिया। मृणाली का शरीर गर्म होने लगा था। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज थीं। शरीर और हाथ दीवार से लगे थे। इधर अश्वथ ने आहिस्ता से उसके पीठ पर बिखरे बाल किनारे सरकाए और झुककर अपने होंठ उसकी खुली पीठ पर टिका दिए। मृणाली ने पल भर में आंखें मींच ली। अश्वथ लगातार उसकी पीठ पर अपने होंठों के निशान बनाए जा रहा था। अपना एक हाथ आगे ले जाकर उसने मृणाली के पेट को जकड़ा और दूसरे हाथ से कंधे पर मौजूद साड़ी के पल्लू को झटके से निकाल फेंका।
आंचल मरनाली के बदन से नीचे जा सरका और यहाँ अश्वत्थ ने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक बार फिर कुछ समझने का मौका दिए बिना ही उसके नाजुक होंठों को अपने सख्त होंठों में भर लिया। उसके दोनों हाथ पीछे से मरनाली के ब्लाउज की डोरियों में उलझे थे। उसने खींचकर ब्लाउज की डोरियां खोल दी और फिर धीरे से मरनाली के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज मैं तुम में पूरी तरह समा जाना चाहता हूँ मनी, पर अगर इसमें तुम्हारी मर्जी होगी सिर्फ तभी। उसकी बात पर मरनाली अंदर तक सिहर उठी, पर उसने अब कुछ न सोचा और अश्वत्थ की कॉलर पकड़ उसे खुद के बेहद करीब कर उसके होंठों को चूम अपनी रजामंदी दे दी। इस पर अश्वत्थ ने पीछे से मरनाली के बालों को कसके अपनी मुट्ठी में भर लिया। सस, आह, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगी मनी। इस रात के हर एहसास को, हर दर्द को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। कहते ही एक पल के अंदर अश्वत्थ ने उसके बदन पर लिपटी साड़ी उससे अलग कर दी। उसने अपने दोनों हाथ मरनाली की कमर के नीचे रख लिए और फिर बेताबी के साथ उसके होंठों को, फिर गर्दन को चूमते हुए नीचे बढ़ने लगा। अश्वत्थ घुटनों के बल बैठ गया और मरनाली का पेट चूमते हुए उसने अपने दांतों से ही पेटीकोट की डोरी खोल दी। एक पल में वो पेटीकोट नीचे सरक गया और अब मरनाली भर उठी शर्म से। उसने तुरंत अपनी आंखें मींच ली और यहाँ अश्वत्थ धीरे से अपना हाथ नीचे से उसके पैरों को सहलाते हुए ऊपर लाने लगा। उसकी उंगलियों ने जैसे ही मरनाली के पैरों को छुआ तो मानो उसके पूरे तन बदन में आग लग गई। अश्वत्थ अपने हाथों की उंगलियां थिरकाते हुए ऊपर उसकी जांघों तक ले आया और अपनी जीभ से उसकी नाभि टटोलने लगा। मरनाली के लिए तो ये एक पल भारी होता जा रहा था। वो अश्वत्थ में समा जाना चाहती थी पर ये जरिया उसे शर्म से भरे दे रहा था। अश्वत्थ अब खड़ा हुआ और कुछ पलों तक बिना कोई हरकत किए बस मरनाली को देखता रहा। यहाँ मरनाली की तो शर्म के मारे आंखें ही नहीं खुल रही थीं। अश्वत्थ उसके करीब झुका और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, ओपन योर आइज मनी, देखो मुझे। अश्वत्थ की आवाज़ बेहद धीमी थी, पर आज जो सेंसुअल फीलिंग उसकी आवाज़ में थी इससे मरनाली का दिल धड़क उठा। मरनाली की सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी जिस कारण उसका ऊपर नीचे होता हुआ सीना अश्वत्थ की नज़रों में बस गया और अब बिना समय गवाए अश्वत्थ ने अपने होंठ मरनाली की ब्रा से झांक रहे उस दिल पर टिका दिए जो उसके सीने के बीचों बीच था। जिसका दीवाना था अश्वत्थ अब जुनून से भरने लगा था जिस कारण वाइल्ड होता जा रहा था। उसने कसके मरनाली के तिल को काट लिया जिस कारण वो बुरी तरह तड़प उठी पर अश्वत्थ अब रुकने वाला तो हरगिज नहीं था। उसने मरनाली के दोनों हाथ की कलाइयों को अपने हाथ में भर दीवार से लगा दिया और उसके सीने के ऊपरी भाग को चूमते हुए धीरे से ब्रा की स्ट्रेप को दांत की सहायता से कंधे से नीचे गिरा दिया। मरनाली ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी बेकाबू होती सांसों को रोकने की कोशिश करने लगी जिस पर अश्वत्थ ने गहराई के साथ उसके होंठों को चूम निचले होंठ सक करते हुए कहा, ब्रेथ मनी, सांस लो। ये सुनते ही मृणाली ने एक तेज सांस खींची मानो वो कब से सांसें रोके खड़ी हो। तभी अश्वत्थ ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और पलक झपकते ही वो ब्रा निकालकर जमीन पर फेंक दी। ये सब हुआ ही था कि तभी अश्वत्थ ने तुरंत अपने होंठ मृणाली के नग्न सीने पर टिका दिए और बेतहाशा उसे चूमने लगा। मरनाली के बदन में तो मानो आग लग गई। जिस्म दोनों के भींगे थे पर इस प्यार की गर्मी ने इस ठंडक को भी पिघला दिया। एक दफा फिर मरनाली के होंठों को चूमते हुए अश्वत्थ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर जमीन पर लगे बिस्तर लिटा दिया और उसके ऊपर सवार होते हुए शिद्दत के साथ उसके पूरे बदन पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा। इस दौरान उसने ढंग से सांस तक ना ली और ना जाने किस समय में रुककर मरनाली के ऊपर से उठकर अपने पैर घुटनों के बल रख उसकी कमर के इर्द गिर्द डाल बैठ गया और मरनाली को बेहद इंटेंस नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट निकालने लगा। शर्ट उतारकर उसने यूं ही जमीन पर फेंक दी और फिर खड़े होकर उसने पेंट निकाल दिया। इस दौरान मरनाली की आंखें बंद थीं। अपने कपड़े निकालकर वो एक दफा फिर मरनाली के ऊपर आ लेटा और अपने अंगूठे से उसके लाल पर चुके होंठों को सहलाते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ मनी, चाहो तो मुझे रोक लो क्योंकि इसके बाद कभी चाहकर भी नहीं रोक पाओगी। इस पर मरनाली के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और आखिरकार अब जब उसने आंखें खोली तो उनमें आंसू थे, पर ये आंसू किसी दर्द या पछतावे के नहीं बल्कि मोहब्बत से सराबोर थे। उसने अपने दोनों हाथ अश्वत्थ की गर्दन में फंसा दिए और मोहब्बत के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अश्वत्थ, हर रूप में, सिर्फ जिस्म से ही नहीं बल्कि मन से भी, और मैं जानती हूँ बहुत जल्द मेरी दोनों चाहत पूरी होंगी। इस पर अश्वत्थ ने कोई जवाब ना दिया तो मरनाली ने खुद आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठों का स्पर्श छोड़ने लगी। उसके होंठों ने जैसे ही अश्वत्थ की गर्दन को छुआ तो मानो वो तड़प उठा उसे पाने के लिए।
उसने तुरंत अपने होंठ उससे जोड़े और हाथ को पेट से नीचे ले जाते हुए मृणाली के उस नाजुक हिस्से को सहलाया तो वो पूरी तरह चूर हो गई और तभी एक तेज चीख उस बंद कमरे में गूंज उठी। ये चीख उनके मिलन की गवाह थी। उसकी दर्द भरी सिसकियां चीख चीख कर कहने लगी कि उनके जिस्म का हर फासला मिट चुका है। अश्वथ बेकाबू हो चला था। वो अपनी रफ्तार के साथ उसे खुद से जोड़ता चला गया और यहाँ दूसरे ही पल में मृणाली की एक जिसकी निकल उठती है जो कि अश्वथ के कानों के लिए किसी मधुर संगीत का काम कर रही थी। बाहर बारिश तेज थी जिसकी आवाज़ें कमरे तक आ रही थी। मौसम ठंडा होने के बावजूद मृणाली और अश्वथ कुछ ही पलों में पसीने से हन चुके थे, पर अभी तो शायद ये बस शुरुआत थी। जब 49 मृणाली और अश्वथ एक बाथरूम में। अगली सुबह मृणाली ने धीरे से अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलीं। कुछ पल तक उसे किसी बात का होश नहीं था, पर अचानक से वो बिस्तर से उठ बैठी तो एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे बदन में दौड़ उठी। उसने एक सफ़ेद चादर लपेट रखी थी जिसके नीचे उसके जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं था, और उस एक पल में बीती रात का सारा मंजर गूंज उठा उसके दिमाग में। पिछली रात वो बिल्कुल पिघल चुकी थी अश्वथ की बाहों में। उसकी सोचने समझने क्षमता भी मानो खत्म हो चुकी थी। उस वक्त उसे बस अश्वथ दिखाई दे रहा था और वो उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब जाना चाहती थी कि फिर कुछ और याद ना रहे। पर अब वो घबराहट से भर उठी। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें खिंचने लगीं। उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था कि पिछली रात उसने खुद को पूरी तरह से अश्वथ को सौंप दिया था, पर एक डर से बैठ चुका था उसके जहन में कि कहीं अब जाकर अश्वथ ने उसके साथ गैरों सा बर्ताव किया तो वो कैसे संभालेगी खुद को। पर नहीं, उसने खुद को दिलासा दिलाया कि अश्वथ भी उसे पाना चाहता था। वो भले ही उससे नफरत करता हो पर प्यार कभी उसके दिल से न मिट पाया था। इन बातों को सोच उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत चादर लपेटे हुए उठकर इधर उधर बिखरे अपने कपड़े समेटने लगी। इस पल उसका पूरा बदन टूटा जा रहा था। सस उफ माँ, भला ऐसा कौन करता है। अश्वथ तो बिल्कुल पागल ही हो गए थे पिछली रात। बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई दी। खून दुष्ट कहीं का। इस वक्त वो गुस्से में भी बेहद प्यारी लग रही थी। आज अलग सा निखार था उसके चेहरे पर। कमरे में इस वक्त अश्वथ मौजूद नहीं था, इसलिए मृणाली ने फटाफट अपनी कल रात की साड़ी पहनी और उसका इंतजार करने लगी। उसका दिल अब बेहद जोरों से धड़क रहा था। पहले की बात अलग थी, पर अब वाकई वो ये सोचकर मरी जा रही थी कि उसका सामना वो कैसे करेगी। इन्हीं सब ख्यालों में वो उलझी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसके द्वारा फ़ोन पर बात करता हुआ अश्वथ भीतर आया, जिसने शायद ही मृणाली को ध्यान से देखा और कुछ वक्त के लिए फ़ोन होल्ड रख मृणाली को एक नज़र देख कहा, जल्दी नीचे चलो, हम लेट हो रहे हैं। कहकर अश्वथ तुरंत पलट कर जाने लगा और यहाँ मृणाली की हैरानी का कुछ ठिकाना तक ना रहा। वो क्या क्या सोचे बैठी थी, पर यहाँ अश्वथ ने तो उसे ढंग से देखा तक नहीं। हालांकि उसने कोई बेरुखी नहीं दिखाई, पर बावजूद इसके मृणाली को उसका व्यवहार किसी बेरुखी से कम न लगा। कुछ देर बाद वो उतरकर नीचे आए। मौसम अब साफ था, पर बेशक सर्दी थी। उसने वो साड़ी अपनी बाहों के इर्द गिर्द लपेट ली और अश्वथ के पीछे चलने लगी। पर पिछली रात जो कुछ हुआ उस वजह उसे अपने पैरों और पेट के निचले भाग में बेहद दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो चल भी धीरे धीरे रही थी और उसकी इस रफ्तार को देख अश्वथ पलटकर चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम थोड़ी तेज नहीं चल सकती? हमारी फ्लाइट है आज की, और अगर तुम्हारी यही रफ्तार रही तो हम कल तक भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इस बार अश्वथ के बात करने के अंदाज ने मृणाली को वाकई गुस्से और दर्द से भर दिया। उसका रोना छूट गया, क्योंकि ऐसे में उसे जरा प्यार की उम्मीद थी, पर नहीं। अश्वथ तो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो गुस्से में आकर कार में बैठ गई। इधर अश्वथ भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और बिना एक मिनट गवाए उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मृणाली पूरे रास्ते खामोश रही और यहाँ अश्वथ ने भी बोलने की कोई जद्दोजहद नहीं की। कुछ ही पलों में वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां साहू पहले से ही मौजूद था। अश्वथ ने साहू के पास जाकर कहा, सब संभल गया? हाँ, लगभग, पर बाकी जो कुछ बचा है वो भी जल्द कवर कर दिया जाएगा, साहू ने कहा और फिर एक नज़र पीछे चुपचाप खड़ी मृणाली पर डाली, जिसका चेहरा ही बता रहा था कि वो उदास है। मृणाली को क्या हुआ? क्या वो कल रात हुए हमले को अब तक भुला नहीं पाई? साहू के सवाल पर अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। वो उसकी बात नज़रअंदाज कर बोला, चेक इन करते हैं, वैसे भी देर हो रही है। कहकर वो आगे बढ़ गया। यहाँ साहू ने एक नज़र जाते हुए अश्वथ पर डाली और फिर मृणाली को देख उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। देखो मृणाली, मैं जानता हूँ कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर
मैं ठीक हूँ भाई, बस थोड़ी थकान है, जल्द उतर जाएगी। क्या हम आज वापस जा रहे हैं? मृणाली ने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए सवाल किया। जरूरी है, चलो। साहू मृणाली को लेकर आगे बढ़ गया। ये कश्मीर का सफर यही खत्म होने वाला था, पर शायद इसकी यादें मृणाली के जहन से कभी नहीं निकलने वाली थी, क्योंकि यहाँ उसने अश्वथ को अपना सब कुछ सौंप दिया था। सब कुछ। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना। पहले मुंबई और वहां पे हुए सभी हादसे और कुछ एक खूबसूरत पल, और फिर कश्मीर में बीती वो हसीन रात के बाद आखिरकार अश्वथ और मृणाली वापस उस जगह आ चुके थे जहां से ये सब शुरू हुआ था, पटना। मृणाली को यहाँ आकर आखिरकार अच्छा लगा, पर डर था कि कहीं अश्वथ उससे दूर ना हो जाए। खैर, कुछ ही समय में उनकी गाड़ियों का काफिला हवेली के सामने आकर रुका। मृणाली का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा, क्योंकि इस हवेली में उसे बुरी यादों के अलावा और कुछ नहीं मिला था। दोपहर का समय था, इसलिए उसे अपने कमरे में जाते वक्त कोई रास्ते में ना मिला। अश्वथ नीचे ही अपने आदमियों के साथ रुक कुछ बातों में लग गया था। मृणाली अंदर कमरे में आए और सीधा जाकर बाथरूम में घुस गई। उसका मन अजीब सा हो रहा था, और फिर अश्वथ का ये बर्ताव उसे जरा भी रास न आया। जो रास्ते भर उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था, वो आखिरकार आंखों से फूट पड़े। उसने एक एक कर अपने सारे कपड़े निकाल दिए और शावर के नीचे खड़ी होकर खुद के मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि अभी ये लड़ाई लंबी होने वाली है। उसे अश्वथ को पाने के साथ साथ खुद के हक के लिए भी लड़ना होगा, और ये सब तुरंत या गुस्से में मुमकिन नहीं है, बल्कि जरा वक्त लगेगा इन बिखरी हुई चीजों को एक बार फिर समेटने में। उसने अब अपने बदन को गौर से देखा तो पाया कि जगह जगह लाल निशान पड़े हैं, जो कि बेशक अश्वथ की निशानी है। मृणाली तो खुद भूल चुकी थी कि कल रात अश्वथ कब रुका। उसने अपने पेट और सीने पर बने उन दांतों के निशानों को हाथ लगाया तो सिसक उठी। सस, भला ऐसा भी कोई करता है क्या? किस करने से ज्यादा तो काटा है जनाब ने। इस हिसाब से तो मुझे भी तुमसे बहुत शिकायतें होने चाहिए। कहते ही अश्वथ ने अपने हाथ आगे उसके पेट पर ले जाकर उसे खुद के सीने से जोड़ लिया, और यहाँ मृणाली का दिल धक्का रह गया अचानक से अश्वथ को बाथरूम में पाकर। 50 सेंशुअल टच एंड केयर। अश्वथ के हाथ मृणाली के पेट रेंग रहे थे, जिन्हें महसूस कर वो तुरंत उससे दूर होने के लिए पीछे हटने को हुई, पर अश्वथ ने ऐसा होने ना दिया और अपने हाथ कसकर उसके पेट पर फंसाते हुए उसके कान के करीब आकर बोला, तो क्या कह रही थी तुम? अब कहो मेरे सामने। मृणाली झटपटा उठी। माँ, मैं कुछ नहीं कह रही थी। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्यों? ये बाथरूम मेरा है, और तुम भी मेरी। तो मेरा जब मन होगा मैं तब यहाँ से जाऊंगा। कहते हुए अश्वथ ने अपनी ठुड्डी मृणाली के कंधों पर टिका ली। मृणाली की सांसें तेज हो चली थीं। उसने कसकर अपनी आंख भींचकर कहा, अश्वथ प्लीज, हम बाहर बात करते हैं। मुझे यूं। उद्धरण चिन्ह। शर्म आती है। मृणाली की बात पूरी करते ही अश्वथ ने झटके से उसे अपनी तरफ पलट लिया, जिस कारण अब मृणाली और अश्वथ का चेहरा आमने सामने आ गया। मृणाली हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। शावर से पानी अब भी अपनी रफ्तार के साथ बह रहा था, और यहाँ अश्वथ ने अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, इतनी शर्म किस लिए मनी? मैं कई बार तुम्हें देख चुका हूँ, हर रूप में, और हर बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम पहली बार मुझे इस रूप में देख रहे हो। तुम्हारी आंखों में अजीब सी तपिश होती है अश्वथ, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मृणाली पूरी तरह उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, बर्दाश्त नहीं होता तो सीख जाओगी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कहते ही अश्वथ ने झुककर मृणाली के लबों पर निशाना साधा और अगले ही पल तेजी से उसके होंठों को चूम लिया। अश्वथ के होंठों का स्पर्श जैसे ही मृणाली को महसूस हुआ, उसी पल एक बार फिर उसे अश्वथ का सुबह का किया रवैया याद आ गया, जिसे याद कर उसने बिना सोचे समझे अश्वथ को खुद से दूर धकेल दिया और तुरंत हैंगर पर लटकी टावल से खुद के नग्न बदन को ढकते हुए चिल्लाई, अब इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पे? सुबह तक तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे। उसकी हरकत पर पहले तो अश्वथ हैरानी से उसे देखता रहा, पर जब उसने मृणाली की बात सुनी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सुबह वाकई उसने मृणाली से ठीक से बात नहीं की थी। पर वो कैसे बताता कि उस वक्त उसका दिमाग तक संतुलन में नहीं था कुछ सोचने के लिए, इस कारण वो मृणाली पर ठीक से ध्यान न दे पाया। मनी मेरी बात। अश्वथ ने कुछ कहना चाहा। दूर रहना मुझसे। मैंने कल तुम्हें अपने करीब आने दिया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तुम सिर्फ पति होने के हक से मेरे पास नहीं आ रहे, बल्कि अब भी तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत है मेरे लिए, इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो। पर सुबह होते ही एक बार फिर गैर बन गए। मृणाली के आंसू छूट गए। हो गया तुम्हारा फिर से रोना शुरू। अश्वथ को अब गुस्सा आने लगा। तो और क्या करूं?
खुश रहने की वजह तुम देते ही कहाँ मुझे। मृणाली का इतना कहना ही था कि अश्वत्थ तेज में उसके पास आया और झटके से उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे दीवार से लगा दिया और बिना एक पल गवाए शिद्दत से उसके होंठ चूमने लगा। यहाँ मृणाली उस टावल को अपने बदन पर रोकती या अश्वत्थ को। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाना चाहा पर अश्वत्थ ने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जकड़ लिया और बिना रुके उसके निचले होंठों को चूमता रहा। कुछ पल बाद मृणाली भी शांत हो गई, पर उसका रोना बढ़ गया था। अश्वत्थ ने जैसे ही उसके होंठों को रिहा किया उसी पल मृणाली ने एक बार फिर जोर का धक्का उसे मारा और रोते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी है सुबह मुझे कितना दर्द हो रहा था, किस हाल से गुजर रही थी मैं उस वक्त। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपना गुस्सा दिखाना आता है। अश्वत्थ अब प्यार से उसके करीब आया और उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोला, मैं उस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान था इसलिए तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा अब बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है। मृणाली की नाक रोते रोते लाल पड़ चुकी थी और इस वक्त गुस्सा दिखाते हुए वो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, जाओ तुम अपने गुंडे दोस्तों के साथ, बहुत काम होता है न तुम्हें, तो अपना कीमती वक्त मुझ पर जाया मत करो। अश्वत्थ को इस वक्त उस पर हद से ज्यादा प्यार आया। वो उससे दूर हो गया जिसे देख मृणाली की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो सच में जाने लगा? पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव न आने दिए और यूं ही चेहरा घुमाए खड़ी रही। यहाँ अश्वत्थ ने जाने की जगह बाथटब में गुनगुना पानी भरा और अब फिर से मृणाली के पास आकर अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। अश्वत्थ, ये क्या? उद्धरण चिन्ह। अब तुम्हारा मुंह बंद हो जाना चाहिए, जितना बोलना था बोल चुकी। कहते ही अश्वत्थ ने मृणाली को धीरे से बाथटब में बिठा दिया और वो टॉवल उसके बदन से अलग कर दी। इस पर मृणाली ने तुरंत अपने हाथ से सीना ढक लिया और पैरों को समेटकर बैठ गई। अश्वत्थ हल्का सा मुस्कुराया और उसे देखते हुए एक एक कर अपने कपड़े भी निकालने लगा। यहाँ मृणाली को तो अब पानी में भी पसीने आने लगे। उसने अपनी नज़रें नीचे ही झुकाए रखी कि तभी अश्वत्थ बाथटब के अंदर आ गया और मृणाली के पीछे बैठ गया। उसने मृणाली को अपनी गोद में बिठा लिया। मृणाली की छोटी सी पीठ अश्वत्थ के सीने से लगी थी और अश्वत्थ अपने होंठ उसके लाल पड़ चुके कान के करीब ले जाकर बोला, दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही बनूंगा ना, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। अब मृणाली भला क्या ही कहती कि उसे किस जगह दर्द हो रहा है। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, सच में, बोलते हुए अश्वत्थ अपने हाथ उसके पेट पर ले जाने लगा। हाँ, सच्ची में, एक बार फिर सोच लो। अश्वत्थ के हाथ लगातार मृणाली के पेट से नीचे फिसल रहे थे। हाँ, सोच लिया। अचानक से मृणाली चीख उठी। उसकी चीख सुन अश्वत्थ ने कहा, मेरे जरा से दबाव पर चीख निकल गई। और कहती हो कि ठीक हो। दरअसल अश्वत्थ ने उसके निचले हिस्से पर हल्के से दबाव बना दिया था जिस कारण मृणाली का दर्द एक बार फिर उभर उठा और वो चीख उठी। अश्वत्थ ने अब बिल्कुल हौले से उस नाजुक जगह को सहलाया तो मृणाली के पूरे बदन में सिहरन सी मच गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और आखिरकार अनायास ही उसने अपना सिर अश्वत्थ के सीने पर टिका दिया। अश्वत्थ उसके पूरे शरीर में हल्की हल्की मसाज देने लगा जिस कारण मृणाली सुकून से भर उठी। कभी कभी अश्वत्थ के हाथ जब उसके संवेदनशील हिस्सों को छूते तो पूरे शरीर में गुदगुदी सी मच जाती, पर यह सब बहुत सुकून भरा था उसके लिए। वो यूं ही अपनी आंखें बंद किए अश्वत्थ के सीने पर अपना सिर टिकाए बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ पटना के ही किसी मॉल में अनिका इस वक्त बाथरूम में जा रही थी। उसने सफ़ेद रंग की शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनी थी, साथ ही साथ बालों का बिखरा सा जुड़ा और कानों में मेटल की झुमकियां। कुल मिलाकर कहर लगती थी वो। उसके कंधे पर सिर्फ एक पर्स लटका था जिसे अंदर वॉशरूम में आकर उसने वॉश बेसिन के पास रख दिया और अपने हाथ धुलने लगी। इस वक्त पूरा वॉशरूम खाली जान पड़ रहा था, पर तभी पीछे से एक टॉयलेट गेट खुलने की आवाज़ आई। पहले तो अनिका ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया, पर अचानक से उसकी नज़र शीशे के द्वारा पीछे खड़े शख्स पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल उठी। पीछे साहू अपने पेंट की जिप बंद करते हुए बाहर निकल रहा था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी थी जिसकी बाजू हमेशा की तरह कोहनी तक मुड़ी हुई थी, साथ ही एक हाथ में चांदी का कड़ा। अनिका साहू को देख हैरान रह गई, और वो भी लेडीज वॉशरूम में। तुम, चिल्लाते हुए अनिका अब उसकी तरफ मुड़ी तो अब जाकर साहू ने भी उसकी आवाज़ सुन गर्दन उठाकर देखा। साहू के भाव एकदम सामान्य थे, मानो उसे जरा भी फर्क ना पड़ा हो अनिका के यहाँ होने से। वो अब बेशर्मी से उसके पास आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, एक बार फिर मिलकर अच्छा लगा। अनिका, उसके मुंह से अपना नाम सुन अनिका गुस्से से भर उठी, कितने घटिया आदमी हो तुम, है ना? आखिर हिम्मत कैसे हुई लेडीज वॉशरूम में आने की?
साहू ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, अरे हाँ, वो क्या है ना कि जेंट्स वाला फूल था और मुझे बहुत तेज की लगी थी तो सोचा ये वाला खाली है तो क्यों ना इसी को यूज कर लूं। उसकी बात पर मानो अनिका का पारा हाई हो गया। तुम्हें पता नहीं है कि लेडीज वॉशरूम यूज करना गलत है। एथिक्स नाम की चीज नहीं है तुम में। एथिक्स होती तो मैं यहाँ का गुंडा थोड़ी होता, है ना। कहते हुए साहू आगे बढ़ा और हाथ धुलकर वहां से निकलने को हुआ कि तभी अनिका के गुस्से से बोले हुए कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। ब्लडी रास्कल। साहू रुक गया और एक बार फिर पलटकर अनिका के पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अनिका लगातार बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। साहू भी उसकी बेखौफ आंखों को निहारता रहा और कुछ पल बाद बोला, इतना बेबाक होना भी ठीक नहीं लड़की। अनिका, क्यों डर गए? साहू मुस्कुराया, डर क्या होता है इस बात का अंदाजा मैंने तुम्हें लगने ही कहाँ दिया। अनिका, साफ क्यों नहीं कहते? मुझे डरा पाना तुम्हारी औकात के बाहर है। अनिका का इतना कहना भर था कि साहू ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और अचानक से उसे पीछे की ओर धकेलते हुए वॉश बेसिन की स्लिप से उसे टिका दिया। उसकी इस हरकत पर एक बार को अनिका घबरा उठी, जिसे देख साहू उसके एकदम नजदीक आकर बोला, मुझसे उलझना बंद कर दो लड़की, अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त साहू का चेहरा अनिका के इतने करीब था कि उसकी सांसें तक अनिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनिका, लड़कियों को डराने धमकाने के अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? साहू हल्का सा मुस्कुराया और अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर धीरे से बोला, और भी बहुत कुछ आता है। कहो तो करके दिखाऊं। उसे अपने इतने करीब महसूस कर अनिका के शरीर में कट सा दौड़ गया। उसकी सांसें तेज ही गईं। वो तुरंत साहू के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देती है और बिना एक पल गवाए वहां से भाग जाती है। उसे भागते देख साहू के होंठों पर शैतानी मुस्कान पसर गई और तभी उसकी नज़र स्लिप पर रखे अनिका के पर्स पर गई, जिसे जल्दबाजी में वो यही भूल गई थी। साहू ने उस पर्स को हाथ में उठाया और अब एक अलग से जुनूनी अंदाज में बोला, अनिका, 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 कुछ कर रही हो तुम मेरे दिल में, कुछ ऐसा जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। 51 खुशखबरी। मरनाली की आंखें बिस्तर पर खुलती हैं जहां वो ना जाने कब से सो रही थी। नींद खुलते ही उसे याद आया कि अश्वथ के सीने पर सर रख वो बाथटब में ही सो गई थी। सोती भी क्यों ना, कितना सुकून मिला था उसे इतने दिनों बाद। और अश्वथ का ये रूप तो उसके लिए किसी सपने जैसा था। कितना बदलने लगा था वो। इस वक्त उसके बदन पर बाथरोब था जो बेशक अश्वथ ने ही उसे पहनाया था। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। शाम हो चली थी, इसलिए इस समय सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। मरनाली नीचे सबसे पहले किचन में गई जहां उसे मीरा दिखी। मीरा भी मरनाली को देख मुस्कुरा उठी। मरनाली उनके पास गई और उनके छूकर बोली, कैसी है आप? मीरा, मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, कैसी हो? एकदम अच्छी, मरनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो मीरा ने उसके गालों को प्यार से छूकर कहा, हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बता रही है। ऐसा लगता है कि काफी कुछ बदल चुका है इन दिनों में। मीरा की बात सुन मरनाली ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। हाँ, सच कहा आपने, वाकई बहुत कुछ बदल चुका है इन दिनों में। मीरा ने मरनाली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था तुम दोनों को जब अकेले वक्त मिलेगा तो अपने आप चीजें सुलझती जाएगी। इसीलिए मैंने जिद करके तुम्हें अश्वथ के साथ भेजा था, क्योंकि यहाँ तो शायद अब तक तुम दोनों दुनियादारी और नफरत में ही उलझे होते। जी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीजें बिल्कुल सही हो गई हैं। हाँ, अश्वथ का बर्ताव मेरे लिए बहुत नर्म हो गया है और उन्होंने तो मेरे सामने ये एक सेब तक किया है कि वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। पर अभी तक मुझे उनकी नफरत की वजह समझ नहीं आई। ये कहते हुए मरनाली के भाव एक बार फिर परेशानी भरे हो गए। उसने आगे कहा, मुझे अब डर लगता है पूछने में भी कि कहीं वो फिर से गुस्सा हो गए तो। मीरा उसे समझाते हुए बोली, थोड़ा वक्त दो उसे। जो चीजें इतने वक्त से बिखरी हुई हैं उन्हें तुरंत समेट पाना मुश्किल होगा। अश्वथ के दिल में एक बार फिर प्यार का बीज बोकर तुमने अपना एक रास्ता पार कर लिया है। बहुत जल्द दूसरा रास्ता भी पार कर लोगी। बस अब जो भी करना, बहुत संयम और विश्वास के साथ करना, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुम दोनों को एक बार फिर एक करने का काम करेगी। मरनाली मुस्कुरा उठी और मीरा का हाथ थाम बोली, एक माँ से जुदा होकर मुझे दूसरी माँ मिल गई है। हर कदम पर आपने मेरा साथ दिया और मैं ठहरी एक नंबर की बुद्धू। आपसे ही बदतमीजी से बात की, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। पर हाँ, एक बात की शिकायत मुझे तुमसे काफी वक्त से है। मीरा की बात पर मरनाली हैरानी से उन्हें देखने लगी। मरनाली, शिकायत?
कैसी शिकायत? मीरा, माँ मानती जरूर हो पर कभी कहती नहीं। ऐसा क्यों? इस पर मृणाली को एहसास हुआ कि मीरा उनसे जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। दरअसल उसे हिचकिचाहट महसूस होती थी। हाँ, वो दरअसल मैं। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं मृणाली, घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही मैं किसी भी चीज को लेकर। तुम्हारा जब दिल करे तब मुझे माँ कहकर पुकारना। हम कहकर मीरा मुड़कर जाने को हुई, उसी वक्त उनके कानों में मृणाली की आवाज पड़ी। माँ। मृणाली के मुंह से ये एक शब्द सुन मीरा का दिल भारी हो उठा। वो मुड़ी, उसी पल मृणाली ने उन्हें कसके गले लगा लिया और प्यार से बोली, आप सिर्फ मेरी माँ की तरह ही नहीं बल्कि सच में मेरी माँ हैं। पर हाँ, मुझे भी आपका प्यार उतना ही चाहिए जितना अश्वत्थ को मिलता है। उसकी प्यारी सी फरमाइश सुन मीरा के होंठ खिल उठे। बिल्कुल, मेरे लिए तो तुम हमेशा से ही अश्वत्थ की समान रही हो। मृणाली उनसे अलग हुई और फिर कुछ सोच के बोली, आपकी एक मदद चाहिए। मीरा, कहो ना। मृणाली, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? बस एक कॉल करनी है, उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगी। मीरा, अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात? ये लो। मीरा ने बिना किसी सवाल जवाब के अपना फ़ोन मृणाली को दे दिया। उन्हें अब पूरा भरोसा था मृणाली पर। मृणाली ने फ़ोन लिया और खुश हो उठी, बस अभी देती हूँ आपको। उसकी खुशी देख मीरा के होंठ भी खिल उठे। उन्होंने मृणाली के गाल पर हाथ रख कहा, अब अपने चेहरे से ये मुस्कान कभी जाने मत देना। आपके बेटे ने चाहा तो इससे भी ज्यादा खुशी देखेंगी आप मेरे चेहरे पर। मृणाली की बात पर मीरा हंस पड़ी। खैर, कुछ देर बाद मृणाली फ़ोन लेकर कमरे में आई और आते ही उसने अपने बैग में से एक चिट निकाली जिस पर लिखे नंबर को उसने तुरंत डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी और कुछ ही मिनट में फ़ोन की दूसरे तरफ से साहू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो। कौन? भाई, मैं हूँ मृणाली। साहू। मृणाली, तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? मृणाली, मेरा नहीं है, माँ का है। साहू हैरान रह गया। माँ का? तुम्हारी माँ का? क्या तुम अपने घर पर हो? मृणाली, अरे शांत हो जाओ भाई, मैं अश्वत्थ की माँ बात कर रही हूँ, उन्हीं का फ़ोन है ये। साहू को अब जाकर राहत मिली, वरना वो क्या क्या सोच उठा था कि मृणाली कहीं घर से तो नहीं भाग गई फलाना ढिकाना। ओह, बताओ, कोई ज़रूरी बात? मृणाली, हाँ, अश्वत्थ को लेकर। साहू की भौएं सिमट गईं। अश्वत्थ? उस साले कमीने ने फिर कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? साहू के मुंह से अश्वत्थ के लिए कमीने सुन मृणाली भड़क उठी। आप गाली क्यों दे रहे उन्हें बिना पूरी बात जाने? मैंने कहा क्या आपसे कि उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया? नहीं ना। तो फिर? पहले तो साहू हैरान रह गया उसके गुस्से को देख, पर फिर कुछ सोच उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अब समझ आया, यहाँ एक लड़की पतिव्रता बन चुकी है। कुछ भी कह लो, पर अश्वत्थ को गाली मत देना अब आप। मृणाली के प्यारे से गुस्से पर साहू ने कहा, ओके ओके, अब ये बताओगी कि फ़ोन किस लिए किया? मृणाली तुरंत उत्सुकता के साथ बोली, एक खुशखबरी के लिए। साहू एक बार फिर हैरत से भर गया। खुशखबरी? कब? कैसे? वो तो तुमसे दूर भागता था ना, फिर ये सब कब हुआ? और मृणाली तो यहाँ शर्म से ही भर उठी कि साहू ने उसकी बात का क्या मतलब निकाल लिया है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मैं और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।